कहानी है जिंदगी की लकीरें। नीना का कलेजा उनकी हालत देख देख कर बैठा जा रहा था। सोचने लगी पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर है। वे दफ्तर से घर आते तो जैसे उनके बदन में जान ही न होती। पैर लड़खड़ा रहे होते। थकान और ऊब चेहरे पर हमेशा बढ़ी रहने वाली दाढ़ी की तरह छाई रहती। आंखें बुझी हुई, पलकें बोझिल, चेहरा उदास और चिंताग्रस्त। सीधे आकर खाट पकड़ लेते। उठने और हाथ मुंह धोने को कहती तो जैसे उन्हें बहुत कष्ट होता। कठिनाई से ही बिस्तर से उठ पाते। नीना चाय लाकर देती तो चुपचाप ले लेते। कांपती उंगलियों में प्याला हिलता रहता। डर लगता कहीं वह हाथ से न छूट जाए और वे जल न जाएं। लंबी सांसें लेते हुए खाट पर लेटे घंटों छत ताकते रहते। शरीर पूरी तरह शिथिल और टूटा हुआ। कोई बात पूछती तो अनशंत उत्तर दे देते। कुछ कहना चाहते तो जबान लड़खड़ाने लगती। हादसे से अब तक उबर तो नीना भी नहीं पाई थी, लेकिन उसने किसी तरह कलेजे पर पत्थर रख लिया था। कलपते मन को समझा लिया था। खासकर तब जब उसने पति को बुरी तरह उखड़ते और टूटते देखा तो वह सहसा डर ही गई। अगर उन्हें कुछ हो गया तो वह कहीं की न रहेगी। सब खेल ही बिगड़ जाएगा। पीछे 2 लड़कियां हैं, उनका क्या होगा। अगर वह खुद ज्यादा पढ़ी लिखी होती तो शायद कुछ हौसला बना रहता। इनके दोस्तों से मिन्नतें करके कहीं छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेती और घर गृहस्थी किसी तरह खींच ले जाती। पर आजकल हाई स्कूल पास को कौन पढ़ा लिखा मानता है, जब तक बड़ी बड़ी डिग्रियां न हों। कौन पूछता है क्या बात है। नीना ने उनके पास जमीन पर बैठते हुए पूछा। वे अजीब सी खाली खाली नजरों से नीना के चेहरे को ताकते रहे, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों कि यह कौन है और इसने क्या पूछा है। कुछ नहीं, हमेशा की तरह उनका एक ही जवाब था। फिर इस तरह क्यों दफ्तर से आकर पड़ गए। नीना उन्हें धीरे धीरे कुरेदती, जिससे कि वे कुछ खुलें। उनका जी कुछ हल्का हो, कुछ अपनी कहें, कुछ उसकी सुने। नीना, तुम्हें नहीं लगता कि अब जीना बिल्कुल व्यर्थ है? किस लिए जिए, क्यों जिए, क्या मतलब रह गया है अब जिंदगी में? ताबड़तोड़ तमाम सवाल पूछ लिए। क्यों? भीतर का हाहाकार नीना ने बड़ी कठिनाई से अपने सीने में दबाया। हमारे साथ बहुत बुरा हो चुका है। इससे बुरा और किसी के साथ क्या होगा? और फिर इस हादसे के बाद जीने का क्या अर्थ? क्या तुमसे ज्यादा बुरा दुनिया में कभी किसी के साथ नहीं घटा और न आगे घटेगा? क्या सब तुम्हारी तरह जिंदगी से हार मान लेते हैं? इंदिरा जी का जवान बेटा हवाई दुर्घटना में मारा गया। क्या वह उनके जीवन की भीषण दुर्घटना नहीं थी? हत्यारों ने इंदिरा जी की हत्या कर दी थी। क्या राजीव गांधी के लिए यह सबसे बड़ी दुर्घटना नहीं थी? और खुद राजीव गांधी का इस तरह मारा जाना क्या सोनिया के जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना नहीं है? इन दुर्घटनाओं के बाद भी क्या वे लोग जीवित नहीं रहे? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था नीना, जो कुदरत ने हमारे साथ यह छल किया? जब तुम्हें पहली बार पता चला था, लड़का अपने मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ने वाली किसी धनी घर की सुंदर लड़की के पीछे दीवाना हो गया है, तो तुम्हें लड़के को रोकना चाहिए था। अगर तुम डांट कर उसे रोकते तो मजाल थी कि वह उस रास्ते पर आगे कदम बढ़ाता। काफी देर तक वे चुप बैठे रहे, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर कहीं बहुत पीछे छूट गए अतीत से उबरते हुए हंसने का प्रयास करने लगे। जानती हो नीना, मैंने बेटे को ऐसा करने से क्यों नहीं रोका? हर बाप अपनी अधूरी आकांक्षाएं अपने बेटे के माध्यम से पूरी करना चाहता है। मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो हमारी कक्षा में भी एक लड़की पढ़ती थी, उमेरा बसिमा सफ़ी। वह मुसलमान थी, एकदम कश्मीरी सेब जैसी और गोलमटोल। शायद उससे सुंदर लड़की संसार में कोई हो ही नहीं सकती थी। कम से कम मुझे तो यही लगता था उन दिनों। वह नजर भर हमारी तरफ एक बार देख ले, इसके लिए भी हम लोग तरह तरह की हरकतें कक्षा में किया करते थे। लेकिन कितनी कठोर हृदया थी वह। जालिम ने कभी अपनी सीप सी निगाहें उठाकर मेरी ओर नहीं देखा। आखिर में एक दिन उसके रास्ते में ही अड़ गया। वह कतरा कर निकलने को हुई, लेकिन मैंने तो ठान रखा था, उससे टकरा ही गया। तब उसने कुपित नजरों से मेरी ओर पहली बार ताका। मैं आपको शरीफ लड़का मानती थी, आज पता चला कि आप भी कक्षा के छिछोरों की तरह ही हैं। मैं धीरे से बोला था, माफ करना बसिमा, आज के बाद तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। माफ कर दो इस बार। वह बिना कुछ कहे हल्के से मुस्करा कर आगे चली गई।
मैं ठगा सा वहीं खड़ा रह गया। कक्षा में उस दिन से सारी हरकतें करनी बंद कर दी। शरीफ बना रहा। परीक्षा में अंतिम पेपर के वक्त मैंने उससे पूछा था, बसिमा अब क्या? अलविदा, मैं अब यहाँ पढ़ने नहीं आऊंगी। मुझे यहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगा। मैं भी नहीं, मैंने हकला कर पूछा था। मेरे माता पिता बहुत कट्टर ख्यालों के हैं। वे अपनी बेटी को जहर देकर मार देंगे या कुएं में धकेल देंगे, परंतु दूसरे धर्म जाति के लड़के को नहीं सौंपेंगे। इसलिए यह सब सोचना बेकार है। सिर झुकाकर कुछ पल खड़ी रही। मुझे दुख है, मन से मैं भी आपसे जुड़ गई थी, परंतु उसका मन से जुड़ने का स्वीकार करना ही मुझे अरसे तक जिंदा बनाए रहा। मुझे कितना अच्छा लगता रहा, यह सोच सोच कर कि कक्षा की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ने भी मुझे मन से पसंद किया। मिल नहीं पाई, परंतु इसलिए लड़के को भी नहीं रोका। कैसे रोकता? खबर मिलने पर जब कॉलेज गया और उस लड़की को देखा, तो मैं अपनी उमेरा बसिमा सफ़ी की शक्ल को उस लड़की के चेहरे में ताकता रह गया। मुझे रह रह कर लगा कि यह तो वही है, परंतु वह मुसलमान नहीं थी, हिंदू ही थी और उसके माता पिता भी उतने ही कट्टर थे। नतीजा हुआ उन्होंने लड़के को धमकाया कि लड़की का पीछा छोड़ दो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। माँ बाप के डॉक्टर बनाने के सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। लड़के ने उनकी बात को वैसे ही लिया जैसे हिंदी फिल्म में हीरो लेता है। लड़की राजी हो गई थी, इसलिए हौसला बढ़ गया था कि अंत में सफलता मिलेगी। परंतु उन जालिमों ने 20,000 रुपए देकर एक गुंडा पीछे लगा दिया और उसने एक शाम सिनेमा से लौटते समय उसे चाकू घोंप दिया। मेडिकल कॉलेज तक नहीं आ पाया मेरा बेटा, रास्ते में ही दम तोड़ दिया उसने। सब कुछ खत्म हो गया नीना। वह मेडिकल की अंतिम कक्षा में था। 6 महीने बाद ही वह डॉक्टर बनकर निकल आता, परंतु उनका स्वर लड़खड़ा गया, आवाज डूब गई और पलकें नम हो उठी। नीना ने अपने चेहरे को पल्लू से ढक लिया और देर तक पास बैठी सिसकती रही। जाने क्यों बेटा क्या गया, उन्हें लगता वे ही खत्म हो गए हैं। बेटे के साथ जुड़ी उनकी सारी तमन्नाएं, भविष्य की सारी कल्पनाएं, सारे सपने ही उनसे छीन लिए गए हैं। अब सिर्फ अंधकार रह गया है, ठाठे मारता अंधकार का अतल समुद्र, जिसमें वे बेकार जीने की उम्मीद में हाथ पांव मार रहे हैं। उन्हें नहीं लगता अब वे उस सागर को पार कर पाएंगे और उन्हें कोई किनारा मिल पाएगा। जिंदगी जैसे पूरी तरह हाथ से फिसल चुकी है। निराशा के गहन गर्त में वे समा चुके हैं और अब उससे उबर सकना असंभव है। दफ्तर जाते हैं, सिर झुकाए चुपचाप काम करते रहते हैं। न वे किसी से बोलते हैं, न कोई उनसे बोलता है। सबके मन में उनको लेकर एक सहानुभूति है। यहाँ तक कि गलतियां कर जाते हैं तो अफसर तक उन पर नहीं बिगड़ते, दूसरे को बुलाकर उनकी गलतियां सुधारने को कह देते हैं। जबरदस्त निराशा उनके भीतर घर कर गई है। जीवन का मोह छूट गया है। किसी काम में उनकी रुचि नहीं रह गई है। पहले वे बहुत लगन से काम करते थे। अफसर उनके काम के बहुत प्रशंसक थे। वही लिहाज अब तक चला आ रहा था। रात को सोते हैं तो हर वक्त डरावने सपने आते रहते हैं। नींद बीच बीच में चीख निकलने के कारण खुल जाती है। नीना और दोनों लड़कियां उनकी चीख से डर कर जाग जाती हैं और उनके बिस्तर के पास आ उन्हें झिंझोड़ने लगती हैं। क्या हुआ पिताजी? कोई बुरा सपना देखा क्या? बुरा? वे घबराकर उखड़ी आवाज में कहते हैं। क्या इन स्थितियों में कोई अच्छे सपने भी देख सकता है बेटी? नींद ठीक से नहीं आती। घर से सुबह दफ्तर को निकलते हैं और दफ्तर नहीं पहुंचते। 11-12 बजे दफ्तर से किसी न किसी साथी का पड़ोस में फोन आता है कि आज दफ्तर नहीं आएंगे क्या? सुनकर नीना आशंकाओं से घिरकर घबरा उठती है कि कहीं सचमुच ही। तब वह अपनी बेटियों के साथ उन्हें खोजने निकल पड़ती है। वह कभी किसी पार्क में बेंच पर सुनी सुनी आंखों से आसमान ताकते बैठे मिलते हैं, या किसी पुल पर या रेलवे लाइन के नजदीक। दहशत से माँ बेटियां रोने लगती हैं, पर उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। कभी कभी वे दफ्तर से घर को निकलते हैं और घर नहीं पहुंचते। रास्ते में ही कहीं थक कर बैठ जाते हैं और वहीं घंटों बैठे रहते हैं, अपने आसपास के यातायात से बिल्कुल बेखबर और तटस्थ। उन्हें ख्याल ही नहीं रहता कि उन्हें घर जाना है। वे अब किसी एक विषय पर अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते। घर हो या दफ्तर, कहीं कोई निर्णय नहीं ले पाते।
घर में निर्णय के लिए वे नीना पर सब छोड़ देते हैं और दफ्तर में अपने साथियों पर जो फैसला वे कर दें उसे चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। कोई हंसी मजाक करने की कोशिश करता तो चिढ़ जाते, अकारण दुखी हो जाते और उनकी आंखें डबडबा आती। लोग फिर उनसे कुछ कहने का साहस न करते। हर वक्त वे सिरदर्द की कोई न कोई गोली लेते रहते और सिर के किसी न किसी हिस्से को हर वक्त दबाते रहते, जैसे उस हिस्से में कहीं उन्हें दर्द अनुभव हो रहा हो। अफसर भी उन्हें परिचित डॉक्टर को दिखा चुके हैं। नीना भी कई डॉक्टरों को दिखा चुकी है और उनके साथी भी। हर डॉक्टर की एक ही राय है कि उन्हें कोई शारीरिक रोग नहीं है। जीवन से ऊब गए हैं। जीवन का मोह नहीं रह गया। नैराश्य और विषाद से ग्रस्त हो गए हैं। उबरने का एक ही रास्ता है, किसी तरह जिंदगी में रुचि लेने लगे, अपनी पत्नी और बच्चों में रमने लगे तो ठीक हो जाएंगे। जिंदगी से यह बेजारी खत्म होनी जरूरी है। लेकिन यह सब हो कैसे? यह न नीना की समझ में आता है न उनके हितैषियों की समझ में। एक दिन ऐसे ही विषाद से घिरे वे चुपचाप अपने बिस्तर पर पड़े थे, जब उनकी छोटी बेटी ने चहकते हुए अचानक उनसे लिपटते हुए कहा, लो पिताजी, मैं अब भैया की जगह डॉक्टर बनकर आपको दिखाऊंगी। देखिए मेडिकल प्रवेश परीक्षा का यह परिणाम। मेरा रोल नंबर छपा है। मुझे मेडिकल में दाखिला मिल गया। बोलिए, पढ़ाएंगे ना हमें उसी तरह जैसे भैया को पढ़ा रहे थे? मानेंगे अपना बेटा मुझे? नीना दौड़ी हुई रसोई से बाहर आए और भौचक सी उनकी ओर ताकती रही। उसे लगा जैसे उनके चुसे हुए पीले चेहरे पर कहीं जिंदगी की लकीरें उभरने लगी हैं। उनकी आंखों के बुझे दिए एकाएक ही जैसे फिर जगमगाने लगे हैं, और चेहरा धीरे धीरे सिमटी सहमी अवस्था से उबर कर खिलने लगा है। उन्हें जैसे बेटी पर भरोसा नहीं होता। संशय के बावजूद वे बेटी को बाहों में समेट कर चूमने लगते हैं, और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।